नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है, प्रवासी मजदूरों के बारे में हम बात करेंगे कि अभी लॉकडाउन जैसी जो स्थिति बन गई है, बहुत सारे राज्यों में आंशिक लॉकडाउन है, बहुत सारे राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन भले ही आंशिक हो या पूर्ण लॉकडाउन हो, यहाँ पर जो रोजगार के साधन, जो जीवन यापन के साधन जो यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, वो हुए हैं प्रवासी मजदूरों की, डेली वेजर्स के, जो दिहाड़ी मजदूर है इनके। तो यहाँ पर कैसी स्थिति बन गई है, सरकारों का कितना ध्यान है, क्या स्थिति है आज ये सेकेंड वेव में, दूसरी लहर में प्रवासी मजदूरों की, उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये चुनाव आयोग के बारे में है। चुनाव आयोग की कड़ी निंदा की है मद्रास हाईकोर्ट ने, खासकर अभी जो चुनाव हुए उनको लेकर। उसी से प्रभावित होकर चुनाव आयोग ने एक एसएलपी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही है पूरे इन राज्यों के इलेक्शंस में, उसमें भी हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। अंत में न्यूज इन फ्लैश होता है, जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, लॉ सीखो के साथ मैं एज ए इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट काम करता हूँ। अगर आपको विश्लेषण से जुड़ी हुई कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है, कुछ आप साझा करना चाहते हो मेरे साथ, तो वो आप मेरे साथ ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। ट्विटर पे आप मुझे @खुशपवार सर्च कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा लिंक्डइन के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, खुशवंत पवार सर्च करके। चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि वन हेल्थ प्लान, इनमें निम्न में से क्या क्या सम्मिलित है। आपका ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी है पशु, ऑप्शन सी है पर्यावरण, ये ऑप्शन डी ये सभी। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि इलेक्शन कमीशन की कुछ संवैधानिक कर्तव्य होते हैं। तो अपने संवैधानिक जो कर्तव्य है वो रियल स्पिरिट में, वो वास्तविकता में कितने पूर्ण करे है चुनाव आयोग ने, ये आपको बताना है। ये बताते हुए हाल ही का जो इलेक्शन है उसका उदाहरण देते हुए आप एक आलोचनात्मक टिप्पणी इस पर कर सकते हैं। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए सेकेंड वेव और माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। लॉकडाउन लगभग देश में सब जगह लग चुका है, कहीं आंशिक लॉकडाउन है, कहीं पूर्ण लॉकडाउन है। बहुत कड़क निर्बंध देखने को हमको मिल रहे हैं। इसके चलते हुए जो आजीविका प्रभावित हुई है वो उन लोगों की हुई है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो यहाँ पे जो अनौपचारिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, इनकी आजीविका बहुत रूप से यहाँ पे प्रभावित हुई। इनफॉर्मल सेक्टर्स जो है, इनमें खास तौर पे प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस देखने को मिला है, पिछले वर्ष भी काफ़ी समस्या देखने को मिली थी, तब तो कोई साधन भी नहीं चालू था, सारी ट्रेनें भी बंद थी। तो ये प्रवासी मजदूर पैदल ही चल पड़े थे अपने गाँवों में। हमने देखी कैसी स्थिति रही। लगभग हज़ारों किलोमीटर जो है प्रवासी मजदूर बड़े बड़े शहरों से पलायन करते हुए अपने गाँवों में वापस गए। अब वापस ऐसी स्थिति बन गई है। इस बार हमको पैदल तो लोग जाते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन ट्रेनों में हमको खचाखच लोग भर के जाते हुए दिख रहे हैं। लगभग सारी बसेस भी जो जा रही है उनके गांव, उनमें भी ये लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि मजदूर वापस उनके गांव, उनके जो कस्बे हैं वो वापस लौटने लगते हैं इन महानगरों से। इसके पीछे एक कारण ये रहता है कि जिस शहर में, जिन महानगर में ये अभी रह रहे हैं, यहाँ पर ये या तो इंडिविजुअली रहते हैं, अपने परिवार के साथ में नहीं रहते हैं। तो देखने को मिलता है कि रोज़ ये कमाते हैं और उससे ही खाना खरीद के खाते हैं। साथ ही साथ ये जिन कमरों में, जिन घरों में रहते हैं, वो किराए के घरों में रहते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से ऑल ऑफ सडन हमें देखने को मिलता है, एकदम क्षणिक माध्यम में हमें देखने को मिला कि इनकी जो आय के स्रोत है वो एकदम बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सोशल सिक्योरिटी, कोई सामाजिक सुरक्षा है ही नहीं इनकी नौकरियों को लेकर। तो उसके चलते हुए इनके आय के सोर्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति रोज कमाता है और उसी से खाना खरीद के खाता है, उसी से उसका जीवन यापन करता है, जब उसके आय के सोर्स बंद हो जाएंगे, स्रोत बंद हो जाएंगे, तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर है, जो इनफॉर्मल सेक्टर के लेबरर्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। और यही स्थिति देखते हुए
किसी भी तरीके से वो अपने गांव, अपने कस्बे वापस लौटना चाहते हैं। फिर उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी किराया इनको वापस जाने का देना पड़े, ये उसको बिना देखे हुए बहुत उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं कि बड़े बड़े जो टिकट है उससे 2 गुना 3 गुना जो रकम देकर ये अपने गांव, अपने कस्बे वापस जा रहे हैं। यहाँ पर गांव जाकर अब समस्या ये हो जाती है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है। मनरेगा एक इकलौती अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन मनरेगा में भी जो यहाँ पर नौकरियाँ मिल रही है उसके भी जो नंबर से जो आंकड़े हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम रूरल डिस्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पर गांवों में, ग्रामीण एरिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समस्या है रोजगार और यहाँ पे उन गांवों की अर्थव्यवस्था को देखते हुए अब जो गवर्नमेंट की नीतियाँ है, जो ऑफिशियल पॉलिसीज़ हैं रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, वो भी अपने आप में अपर्याप्त है। तो ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। अब यहाँ पर जैसे बताया मैंने, कारण रीज़न क्या हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि क्यों प्रवासी मजदूर वापस जा रहे हैं, कुछ समय ये रुक नहीं सकते उन शहरों में जिन्होंने इनको रोजगार दिया। लेकिन बात ये आ जाती है कि पिछले वर्ष जिस तरीके की स्थिति थी, एक वर्ष से जिस तरीके की स्थिति चल रही है, उससे लोगों की जो बचत है, जो सेविंग्स है, वो लगभग खत्म हो चुकी है। जो उनकी जॉब है वो चली गई है, जॉब जाने से आय का स्रोत बंद हो गया है। अब वो इंसान जिसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, कोई पैसे नहीं है और सरकार की तरफ से अगर इतनी मदद नहीं मिल रही है तो उसके पास में एक ही रास्ता बचता है, वो पैनिक कर जाता है और वो किसी भी तरीके से अपने घर वापस लौटने का इंतज़ाम करने में लग जाता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से सेकेंड वेव में यहाँ पर हमारे हेल्थ केयर, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में, स्वास्थ्य प्रणाली में पूरा अटेंशन देखने को हमको मिलता है, उसके चलते हुआ ये कि जो प्रवासी मजदूर हैं इनके ऊपर से ध्यान एकदम हट गया, जिससे इनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई है। तो अगर हम लेबर सेफगार्ड्स की बात करें, क्या हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि लेबर की, जो कि मजदूरों के यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा की बात करें। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में कानून तो है कि इतनी मिनिमम आय रहेगी, इतनी न्यूनतम आय आपको, इतना न्यूनतम रोजगार की आपको मजदूरी देनी पड़ेगी आपको जो लेबरर्स है उन्हें। लेकिन वास्तविकता में क्या है, वास्तविकता में जो एक लिमिट सेट की गई है कानून की तरफ से, उससे कई, उन सीमा से कई कम यहाँ पर आय देखने को मिलती है। उसके अलावा हाउएवर दिस जॉब्स डू नॉट प्रोवाइड फॉर एनी ऑब्लिगेशन ऑन द एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पर जो इनके मालिक हैं, जो इनके एम्प्लॉयर्स है, जो इनको नौकरी देते हैं, ये अपने और पे इनके ऊपर कुछ भी ऑब्लिगेशंस नहीं रहते हैं, जिससे चलते हुए यहाँ पर ये बहुत बड़ी ही आसानी से इनको कभी भी ले लेते हैं, कभी भी नौकरी से निकाल देते हैं। उसके अलावा द माइग्रेंट नेवर हैड एनी लीगल स्टेटस एज अ वर्किंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पर इनके पास में कोई ऐसा लीगल स्टेटस भी नहीं है जिनके रूप में इनको वर्किंग पॉपुलेशन माना जाए। उसके अलावा कुछ लीगल एफर्ट्स की बात करी है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, ये जो कैजुअल वर्कर्स रहते हैं, जैसे जो दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, इनको एक लीगल स्टेटस, एक कानूनी सुरक्षा यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कि अगर 20 से ज़्यादा मजदूर कहीं पर वर्क कर रहे हैं तो आपको उनको एज ए लीगल स्टेटस देना पड़ेगा, जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसे। उसके साथ ही साथ जैसे जो लेबर कानून है, जो श्रमिक कानून है, इनको 4 कोड के माध्यम से, 4 संहिता के माध्यम से कंपाइल करने की बात की गई। उनमें से एक संहिता जो है वो पास हो गई, 3 बची हुई है अभी भी। उसी में से एक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो ये जो है अपने आप में एक और लीगल स्टेटस प्रोवाइड करेगा। जो अभी तक 20 वर्कर्स का एक कैपिंग लगी हुई थी, सीमा लगी हुई थी कि उसके बाद 20 वर्कर्स से ज़्यादा होता है तभी एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन होता है कि वो यहाँ पर एज अ लेबरर्स या एज अ लीगल स्टेटस प्रोवाइड करें उनके सारे वर्कर्स को। अब ये जो एक न्यूनतम आंकड़ा हुआ करता था 20, उसको कम करके अभी 10 कर दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा कदम है। अब और भी जो वर्कर्स हैं और भी जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो कवर हो पाएंगे कानून के दायरे में। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं, इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग की जो सत्यनिष्ठा है उस पर सवाल उठा है। खासकर इन इलेक्शंस में अभी जो राज्यों के इलेक्शन हुए, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तो यहाँ पर जिस प्रकार से इलेक्शन करे गए तो बहुत ही प्रश्न खड़े किए गए चुनाव आयोग के ऊपर। इसी को देखते हुए जो स्थिति बनी तो मद्रास हाईकोर्ट में मामला गया। यहाँ पर PIL दायर की गई थी, स्वसज्ञान स्वमोटो कॉग्निजेंस लिया गया था मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा।
तो जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने इंतजाम करे और चुनाव कंडक्ट कराए, उसको देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ी ही कड़ी निंदा करी है। तो यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ तक बात करी, जो मुख्य चुनाव आयोग है उन्होंने, जो मुख्य न्यायाधीश है मद्रास हाईकोर्ट के, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है इस पे मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए, इस पे हत्या के चार्जेस लगने चाहिए। इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर इससे कुछ सोच विचार करे बिना सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर कर दी और कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है ये बहुत ज़्यादा अपमानजनक है और बिना सोचे समझे मद्रास हाईकोर्ट ने हमारे ऊपर ये आरोप लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो ऑब्जर्वेशंस करे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है। उसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ पर आप इसको राइट स्पिरिट में लीजिए। अगर एक दूसरे की आलोचना, एक संवैधानिक बॉडी दूसरे संवैधानिक बॉडी की अगर आलोचना करता है तो आपको इसे एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना चाहिए, अपने सिस्टम में सुधार करने के लिए लेना चाहिए। यहाँ पर आप आके ऐसा नहीं कह सकते कि हमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हमको कोई क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकता। एक संवैधानिक बॉडी ने आपको क्रिटिसाइज किया, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और लोगों के पास में ये एक शक्ति, हमारे देश में फंडामेंटल राइट है कि लोगों को सूचना का अधिकार है, राइट टू नो है, राइट टू मीडिया है। और यहाँ पर ये जो डिबेट है ये यहाँ पर पब्लिक में हो सकता है, जिस पर आपत्ति जताई थी चुनाव आयोग ने। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जो सत्यनिष्ठा है उस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं, कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस हुए ये 8 चरणों में हुए, तो सवाल ये खड़ा किया गया कि 8 चरणों में क्यों इलेक्शन किए गए हैं, वो भी महामारी के दौर में। सबसे पहले जब चुनाव अनाउंस किए गए थे उसी समय ये प्रश्न उठाया गया। कई तरफ से ये आरोप भी लगाए गए कि सेंटर को, केंद्र में जो सरकार है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनकी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये अलग अलग इतने चरणों में चुनाव किए गए हैं। उसके अलावा जिस तरीके से डिमार्केशन किया गया फेसेस का जोग्राफिकली और अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर, उस पर भी एक सवाल खड़ा किया गया कि ये जो सेंटर की पार्टी है उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक प्रेफरेंस देती है, एक फेवर करती है। उसके अलावा ये भी देखने को मिला कि कोविड के जो प्रोटोकॉल थी उनकी कई बार धज्जियां उड़ाई गई, उनकी अवहेलना की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। उसके अलावा जब आखिरी के 2-3 चरण बचे थे तो बहुत सी पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास में गई, चुनाव आयोग के पास में गई और कहा कि अभी जितने भी फेसेस बचे हैं उनको हम कंपाइल करके एक बार में सारे इलेक्शन कर देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कुछ प्रतिक्रिया दी नहीं। फिर उसके बाद में होता ये है कि प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि अब मैं अपनी चुनाव रैली सारी कैंसिल करता हूँ क्योंकि कोविड की सिचुएशन को देखने के लिए सेंटर में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बाद में चुनाव आयोग ये निर्णय लेता है कि जितनी भी अब रैलियाँ होने वाली है पश्चिम बंगाल में हम सारी कैंसिल करते हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं पारदर्शिता पे और सत्यनिष्ठा पे जो चुनाव आयोग की है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो जिस प्रकार से काफ़ी जो लाइव लॉ और बार एंड बेंच, ये हमारे लीगल मीडिया हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई। चुनाव आयोग को सीधे रूप से टैग भी किया गया, हो सकता है इसको देखकर काफ़ी आहत हुआ है चुनाव आयोग, और मीडिया में भी काफ़ी आया, न्यूज़पेपर और जो न्यूज़ चैनल्स है इसमें भी काफ़ी जो मद्रास हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था चलाया गया। उसके अलावा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिला, रैलियाँ हुई, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, किसी का भी ख्याल नहीं रखा गया, तो अपने आप में ये एक चिंता का विषय था। अभी पश्चिम बंगाल में भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, आगे आने वाली स्थिति ज़्यादा खराब नहीं हो, ये हम आशा करते हैं। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश पर आते हैं। तो आज वर्ल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे बनाया जाता है। तो ये अपने आप में एक प्रकार का रेयर टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर होता है जिसमें एक मृत्यु तक की खतरा हो जाता है। तो यहाँ पर लंग्स और हार्ट, जो हमारे फेफड़े और हार्ट हैं, यहाँ पर दोनों जो ऑर्गन हैं इनके मेलफंक्शन के कारण ये डिसीज आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे जेनेटिक म्यूटेशन कारण हो सकता है, ड्रग्स का यूसेज, अत्यधिक यूज भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा
आपके हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके जन्म से ही, तो ये भी इसका कारण हो सकता है। तो हर वर्ष 5 मई के दिन हम ये दिवस बनाते हैं। तो ये दिवस जो है वो लोगों की जागरूकता के लिए बनाया जाता है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है, ये ब्लड प्रेशर या ऐसी डिसीज़ अगर आपको आती है और आप इसकी जांच और इसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे ही शुरू कर देते हैं, तो आप इसका निराकरण आराम से कर सकते हैं। आप यहाँ इस बीमारी से आराम से बच सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो। अगर कोई सिम्टम्स दिखता है आपको, अगर सांस लेने में दिक्कत होती है या छाती में दर्द होता है, ऐसी कुछ समस्या अगर आपको देखने को मिलती है कि आपको कुछ एबनॉर्मल सा लगता है, तो आप ज़रूर जो चिकित्सक सहायता है डॉक्टर के पास में जाके सलाह लीजिए, अपने टेस्ट करिए, जिससे जल्दी से जल्दी ऐसी कुछ बीमारी है तो वो डिटेक्ट हो सके। उसके अलावा जो हमारी दूसरी खबर है, ये जगन मोहन मल्होत्रा के बारे में है। इनका हाल ही में देहांत हो गया है। हफीज़ाबाद पाकिस्तान में जो है आज, वहाँ पर इनका 1927 में जन्म हुआ था। इन्होंने अपना करियर एज ए ब्यूरोक्रेट स्टार्ट करा था। यूनियन मिनिस्टर के रूप में इन्होंने सर्व किया है, मतलब ये कैबिनेट में भी रहे हैं। भारत को एज ए यूनियन मिनिस्टर भी इन्होंने सर्व किया है। उसके अलावा फॉर्मर पंजाब सीएम जो है प्रताप सिंह हिरोन, इनके थर्ड पर्सनल असिस्टेंट भी ये थे। उसके बाद में ही इनका राजनीतिक और जो ब्यूरोक्रेटिक करियर है वो काफ़ी आगे बढ़ने लगा। कुछ की पोजीशन इन्होंने पर काम किया है, अपनी सेवाएं दी है, जैसे हाउसिंग कमीशन ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, यहाँ इसके ये प्रमुख रहे हैं। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल भी रहे हैं। राज्यसभा के एक सांसद के रूप में भी इन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी है। इसके साथ में इनकी किताब जो है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, बहुत अच्छी किताब है। कश्मीर में क्या स्थिति रहती है, किस प्रकार से 1984 के दौर में और कश्मीरी पंडित का जो माइग्रेशन हुआ, उनका एक बहुत ही विस्तृत ये दस्तावेज है। अगर आप दिलचस्पी रखना चाहते हैं कश्मीर के इतिहास में, तो ये किताब काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी रिसोर्सफुल संसाधनपूर्ण किताब आपके लिए हो सकती है। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।